सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं सेल। यानी जो भी हम अपने आसपास चीजें देखते हैं ना, वो सेल से बनी होती हैं। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? वो सबसे बेसिक चीज जिससे लाइफ चल रही है, जिससे लाइफ बनी है। तो वो सबसे बेसिक चीज क्या है जिससे लाइफ बनी है? दैट इज सेल। हमारे अंदर जो हम अपने आसपास देखते हैं चीजें, उनके अंदर बहुत सारे तरह के सेल होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने उन सेल्स को पढ़ना है। उन सेल्स के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन चीजों से वो सेल बने होते हैं, उनको पढ़ना है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। और सभी कंपोनेंट के जो फंक्शन होते हैं, यानी जिस जिस चीजों से वो बने हैं, उसके जो फंक्शन है वो पढ़ने हैं हमने। ठीक है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो सभी ने बहुत आराम से समझना है। ये पहले पेज पे तो सारा मैप बनाया हुआ है, इसी मैप को अगले पेज पर समझाया हुआ है। यहाँ से विजिबल है सभी को ये चीज? यस सर। यस सर। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है किसके बारे में? सेल के बारे में। ओके ओके ओके। हमने इस चैप्टर में पढ़ना है सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है? ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। माइक्रोस्कोपिक यूनिट क्या होते हैं? जो बहुत छोटी चीजें होती हैं। यानी जितनी भी लिविंग चीजें हैं हमारे आसपास, वो सभी बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से बनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। A cell is a basic and structural and functional unit of life or of all forms. This point is very important. इस point पे question भी आता है. Why a cell is called the basic structural and functional unit of all life form? यानी सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे जो आसपास की चीजें हैं उनकी स्ट्रक्चर क्यों बनी होती है? ड्यू टू सेल। और जो भी फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं वो क्यों परफॉर्म कर पाते हैं? ड्यू टू सेल्स होती। इसलिए सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी हमारे पास लाइफ फॉर्म्स है, सभी चीजों में सेल होता है। और सभी चीजों की स्ट्रक्चर सेल के कारण होती है, और सभी चीजों के फंक्शन भी सेल के कारण ही होते हैं। राइट? यस सर। The study of structure and composition of cell is called cytology. यानी साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चर को और सेल की कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कई बार। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल को डिस्कवर और ऑब्जर्व किसने किया था? साइंटिस्ट का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। किस चीज के सेल को किया था उसने डिस्कवर या जो ऑब्जर्व किया था? डेड स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब कॉर्क क्या होता है पता है? कॉर्क क्या होता है? किसी भी को पता है तो बताओ। कॉर्क क्या होता है? जो लकड़ी की छाल होती है, लकड़ी की जो परत होती है बाहर वाली, पेड़ की छाल होती है, जो पेड़ की जो मोटी परत होती है ना स्टेम की, वो किस चीज से बनी होती है? कॉर्क से बनी होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो रॉबर्ट हुक ने क्या लिया? माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क के छोटे से टुकड़े को ऑब्जर्व किया, और उसने क्या देखा? उसमें सेल्स देखे, बहुत सारे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे डब्बे देखे उसमें। माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे हमने उसने ऑब्जर्व किया ना, उसने क्या देखा? ऐसे छोटे छोटे डब्बे बने हुए, ऐसे बहुत सारे। उसको उसने क्या नेम दिया? सेल्स का नेम दिया। ये चीज आपने छोटी क्लास में भी थोड़ा बहुत सुना होगा। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, जो पहला लिविंग सेल था, वो किसने डिस्कवर किया था? लेवेनहोक ने 1674 में। पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? लेवेनहोक ने। अगर पूछ लिया जाए, वैसे ये पूछते नहीं है। सेकंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत कम पूछते हैं, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये चीज पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर आयंस। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जब हम सेल को पढ़ेंगे। और इसके बारे में ये पहले 4 पॉइंट, पहले 4 पॉइंट आपने स्टडी करने अभी फिलहाल। ठीक है। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल को स्टडी करने, कैसे स्टडी किया? तो उसके लिए एक थ्योरी बनाई साइंटिस्ट ने, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। तो दो बायोलॉजिस्ट थे, शेल्डन और श्वान। दे गेव अ सेल थ्योरी विच स्टेट्स दैट, उन्होंने एक सेल थ्योरी दी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला? ऑल प्लांट एंड एनिमल
आर कंपोज ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी किससे बने? सेल से बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल होता है। बेसिक यूनिट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली जैसे हम घर बनाते हैं, ना, तो दीवारें खड़ी करते हैं। तो दीवारें खड़ी करने के लिए किस चीज से दीवारें खड़ी करते हैं हम? ब्रिक से, ईंटों से, है ना। तो ईंट क्या हुई? उस दीवार का बेसिक यूनिट हो गया। ईंट क्या हुई? उस दीवार का बेसिक यूनिट हो गया। ऐसे जो लाइफ होती है हमारे, उस लाइफ का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। यानी लाइफ, अगर सेल्स है हमारे शरीर में वर्किंग, तो लाइफ होगी, अगर नहीं है तो नहीं होगी। राइट। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो नए सेल बनते हैं वो भी पुराने सेल से ही बनते हैं, यानी जितने भी सेल अराइज होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस भी है, वायरसेस। वायरसेस इन 3 पॉइंट्स में से सभी पॉइंट्स को फॉलो नहीं करते, तो वायरसेस क्या है? एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी है। इज दैट क्लियर? सेल थ्योरी के बारे में तीनों पॉइंट समझ आ गए सभी को? यस सर। यस सर। राइट। यस सर। ये माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसी स्ट्रक्चर है। उसके अंदर अगर अनियन पील को, जो प्याज का छिलका होता है, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ऐसे कंपार्टमेंट दिखते हैं। ये देखो, ये एक खाना हो गया कंपार्टमेंट, तो ये एक सेल है। जितने भी ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं सारे क्या है? सेल्स होते हैं। और इन सेल्स में जो ये डॉट लगे हुए हैं, ब्लैक ब्लैक, सभी में देख रहे हो, सभी सेल्स में डॉट्स हैं। इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं? यस सर। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है। जो सारे जितने भी डब्बे हैं, ये सारे क्या है? सेल्स हैं। और उन सेल्स के अंदर जो डॉट्स लगे हुए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ओके। तो सेल्स की टाइप आगे पढ़नी है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे सेल दो तरह के होते हैं। क्या क्या नाम होता है? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। कौन कौन से सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। किसके बेस पे? ऑर्गेनाइजेशन के बेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कौन कौन से यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। वेरी माइन्यूट इन साइज होते हैं। माइन्यूट मीन्स बहुत छोटे होते हैं। 1 मीटर से 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी 1 मीटर से या उससे छोटे होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं? 1 मीटर या उससे छोटे होते हैं, तो बहुत माइन्यूट यानी बहुत छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? फेयरली लार्ज इन साइज, यानी इनका साइज प्रोकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले क्या होता है? ज्यादा होता है। कितना साइज होता है? 5 से 100 माइक्रोमीटर। ये यूएम में लिखा ना ऐसे, ये यू नहीं है, ये म्यू है। इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। और साथ में एम लगा तो क्या होगा? माइक्रोमीटर। मीटर। माइक्रोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। यानी यूकैरियोटिक सेल्स के का साइज क्या हुआ? 5 × 10⁻⁻⁶ से 100 × 10⁻⁻⁶ मीटर। तो ये इनका साइज हो गया एग्जैक्ट, अगर हमने लिखना हो। राइट। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले यूकैरियोटिक सेल्स का साइज क्या होता है? बड़ा। ये याद रखना। सेकंड पॉइंट, न्यूक्लियर रीजन, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल्स के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं ना, ज्यादातर क्या होते हैं? एक मेम्ब्रेन से कनेक्ट से सराउंड होते हैं। जैसे हमारी स्किन है, हमारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर है। यस और नो? यस सर। उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारी स्किन। उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारी स्किन प्रोटेक्ट करती है। तो स्किन क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। ऐसे जो न्यूक्लियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, उस न्यूक्लियस के आसपास क्या होती है? मेम्ब्रेन नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। बट यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। राइट। होती है। थर्ड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक ऑलवेज यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं? यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल से बने होते। यूनिसेल्युलर कौन से होते हैं? जो सिंगल सेल से बने होते हैं। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे वो हमेशा एक सेल से ही बने होंगे। पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल से ही बने हो सकते हैं, और मल्टी सेल्युलर यानी एक से ज्यादा सेल से भी
बने हो सकते, राइट। तो प्रोकैरियोटिक हमेशा कितने सेल से बने होते हैं? सिंगल सेल से। यूकैरियोटिक हमेशा कितने सेल से बने होते हैं? मोर देन वन सेल्स, यानी यूनिसेल एक सेल के बने हो सकते हैं और मल्टी सेल के भी बने हो सकते हैं, मल्टी सेल, राइट। यस सर। फोर्थ पॉइंट, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जांपल क्या कुछ होता है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर ही होता है वो, आरएनए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनके बारे में बात करें, जैसे उनमें से एक चीज क्या है? क्रोमोसोम। ये बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिंगल, एक ही क्रोमोसोम होता है। यूकैरियोटिक सेल में कितने होते हैं? मोर देन वन क्रोमोसोम, एक से ज्यादा होते हैं। तो ये एक्चुअली जितने भी डिफरेंस इस चैप्टर में आएंगे ना, आपने सारे डिफरेंसेस बहुत अच्छी तरह से याद करने। अगर ये डिफरेंसेस आपको याद होगी तो सारा चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियस के आसपास जो होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं चीजें। तो न्यूक्लियोलस यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये सभी के बारे में हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि साइट क्रोमोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, सब कुछ हमने आगे पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है सेल डिवीजन। अब आपको पता है सेल डिवाइड करते रहते हैं, टूटते रहते हैं। एक सेल से आगे दो सेल बनेंगे, दो से आगे और दो बन जाएंगे, फिर और दो बन जाएंगे, ऐसे सेल डिवाइड होके नए सेल बनते रहते हैं, ठीक है। अब सेल डिवीजन के अलग अलग मेथड होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन का मेथड क्या है? फिजन या बडिंग। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होती है वो या तो फिजन के मेथड से होगी या कौन से मेथड से होगी? बडिंग के मेथड से। ये मेथड भी हम आगे पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन के दो अलग मेथड होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मायोसिस, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं आगे यूकैरियोटिक सेल में डिवीजन के। इनके बारे में, इन चारों के बारे में हमने आगे जाके चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल मतलब वो ऑर्गेनल जो जिनके आसपास मेम्ब्रेन होती है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक में वो ऑर्गेनल जिनके आसपास मेम्ब्रेन होती है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट आपने इसमें से करने हैं। कम से कम इन 7 में से, वैसे 7 के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, पर कम से कम इनमें से 5 पॉइंट तो आपके याद रखने चाहिए अगर आपको डिफरेंस आ जाता है, राइट। अब लास्ट का एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया। क्यों बैक्टीरिया एक सेल से बना होता है? बैक्टीरिया में बहुत सारे सेल नहीं होते। बैक्टीरिया में कितने सेल होते हैं? सिर्फ एक ही सेल होता है। एक ही सेल और यूकैरियोटिक में कौन कौन से एग्जांपल है? ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, एमीबा, इवन ह्यूमंस भी। ह्यूमंस भी में भी कौन से सेल होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सेल होते हैं, एक से ज्यादा सेल होते हैं। तो हम भी, हमारे अंदर भी कौन से सेल होते हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? अमीबा ये सारे ऑर्गेनल, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिज्म है। अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आगे हमने चैप्टर में पढ़ने हैं, उनमें से एक अमीबा भी दिखाएंगे। उसके डायग्राम भी आपने छोटी क्लास में भी अमीबा के बारे में तो सुना होगा। यस सर। सर इसका सेकंड पॉइंट दोबारा समझा दोगे? सेकंड पॉइंट जरूर समझाता हूँ। यस सर। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन, यानी न्यूक्लियस के आसपास एक लेयर होती है। जैसे हमारी बॉडी के आसपास क्या लेयर है? स्किन, जिसको हम बोलते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। ऐसे न्यूक्लियस के आसपास भी एक लेयर होती है जो न्यूक्लियस को क्या करके रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो लेयर नहीं होती। लेयर मतलब मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को लेयर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो वो लेयर, जो वो मेम्ब्रेन है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, और यूकैरियोटिक सेल में वो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, राइट। यस सर। नेक्स्ट, दो कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। अभी ऊपर किया हमने। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या बताया? सर सिंगल होती है, सिंगल सेल, जिसमें एक ही सेल होता है। मल्टीसेल्युलर के में क्या बताया? मोर देन एक से ज्यादा होते हैं, जो एक से ज्यादा, मल्टीपल सेल्स होते हैं। अगर मल्टीपल सेल्स हो ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर एक सेल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है।
तो अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है जिसके बेस पे हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं? फर्स्ट ऑफ क्या, सेल नंबर, वो हमने बता दिया। यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। लार्ज नंबर बहुत ऑफ सारे सेल। होते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी चीज में एक ही सेल है तो वो ज्यादा सिंपल होगी, या किसी में बहुत सारे सेल है तो वो ज्यादा सिंपल होगी? जिसमें सिंगल एक वाला सेल है वो ज्यादा सिंगल वाला। सिंगल इसीलिए क्या वाला। सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर क्या होता है, Yes, कॉम्प्लेक्स होते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स होते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट? यस सर। yes, sir. सेकेंड पॉइंट, फंक्शन। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, क्योंकि यूनिसेलुलर में एक ही सेल है। तो परफॉर्म भी एक ही साल से करेंगे। सभी एक बात ध्यान दो, सभी अपने अपने आवाज ऑडियो को तभी ऑन करेंगे जब कुछ पूछना है, अदरवाइज ऑफ रखेंगे, ठीक है? सर चलो फंक्शन के बारे में। अब यूनिसेलुलर में कितने सेल है? सिर्फ एक। तो जितने भी फंक्शन ऑर्गेनिज्म करता है, जैसे बैक्टीरिया जो है, जितने भी फंक्शन ये बैक्टीरिया करेंगे, ये क्या करेंगे? एक ही सेल परफॉर्म करेगा, क्योंकि और कोई सेल है ही नहीं, सिंगल सेल करेंगे। है ना? बट जो Yes, मल्टी sir. सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर मसल सेल्स होते हैं, वो हमारे मसल्स को हिलाने में हेल्प करते हैं, हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारे अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने सुना होगा, नाम सुने हुए हैं? यस सर। आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स, Yes, डब्ल्यूबीसी sir. व्हाइट ब्लड व्हाइट सेल्स। ब्लड सेल। तो वो ब्लड के जितने भी फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स है, हर सेल का अलग फंक्शन, ठीक है? जैसे कोई एक क्रिकेट मैच की बात कर लेते हैं। क्रिकेट मैच में एक टीम होती है, उसमें क्या होता है, बैट्समैन अलग होते हैं, बॉलर अलग होते हैं, और ऑलराउंडर अलग होते हैं। तो बैट्समैन का मेन काम क्या होता है? बैटिंग करना। बॉलर का मेन काम क्या होता है? बॉलिंग करना। और ऑलराउंडर का मेन काम क्या होता है? कि वो दोनों चीजें कर सकता है, होता है ना? तो अलग अलग फंक्शन दे दिए। अगर एक टीम में सारे बैट्समैन ही भर्ती कर दें हम, तो सभी का मेन काम क्या रह गया? बैटिंग करना। बैटिंग। और अगर 11 बंदे अब सारे बैट्समैन ही भर लें तो बॉलिंग भी उन्हीं को करवानी पड़ेगी, है ना? Yes, sir. चाहे उनको आती है चाहे नहीं आती, करवानी पड़ेगी। फील्डिंग भी उन्हीं को करनी पड़ेगी। तो एक ही तरह का सेल है, वही सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, क्योंकि और है ही नहीं हमारे पास, ठीक है? तो यही होता है यूनिसेलुलर में, क्योंकि एक ही सेल है तो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। और मल्टी सेलुलर में हमारे पास बहुत तरह के सेल होते हैं, इसीलिए वो सारे सेल क्या करते हैं? फंक्शन परफॉर्म करते हैं। थर्ड पॉइंट है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर वही बात, क्योंकि यूनिसेलुलर में एक ही सेल है तो एक ही सेल को सारे काम करने पड़ेंगे। तो क्या हम काम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग बंदों को, अलग अलग सेल्स को? क्योंकि सेल ही नहीं है, तो इसीलिए वहां पे डिवीजन, लेबर की डिवीजन हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ही सेल है, उसी को काम करने पड़ेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और मल्टी सेलुलर में सेल स्पेसिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे सेल्स हैं तो अलग अलग सेल को अलग अलग काम दिए हुए हैं। ब्लड सेल का काम अलग है, मसल सेल्स का काम अलग है, ब्रेन सेल्स का काम अलग है, न्यूरॉन्स का काम अलग है, नेफ्रॉन्स का काम अलग है। तो बहुत सारे सेल्स हैं, सभी का अलग अलग काम है। इज दैट ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। रिप्रोडक्शन, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेल ही सेम है तो सिंगल सेल ही रिप्रोडक्शन करेगा, और कोई सेल ही नहीं है। पर मल्टी Yes, सेलुलर sir. ऑर्गेनिज्म में क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, तो स्पेशलाइज सेल क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, लाइफ स्पैन। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि एक ही सेल है, बेचारा सारे फंक्शन करके थक जाता है, तो इसीलिए लाइफ उसकी बहुत कम होती है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अलग लॉन्ग अलग होती तरह है। के सेल है, सभी अपना अलग अलग काम करते हैं, कोई थकता नहीं है, राइट? एग्जाम्पल यूनिसेलुलर की अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सारे क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। प्लांट, फंजाई, एनिमल्स, ये सारे क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस टॉपिक में कोई डाउट? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में डिफरेंस है? सर जो रिप्रोडक्शन में सर मल्टीपलर वाला है सर, इसमें जो लास्ट है सर, इसका थोड़ा सा बताना सर, लास्ट के पहले वाला। रिप्रोडक्शन का पॉइंट बताऊं? यस सर। रिप्रोडक्शन में आप वही है, सिंपल, वही सभी पॉइंट एक जैसे ही है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है तो वही सारे काम करेगा, यस सर। रिप्रोडक्शन भी वही करेगा,
डाइजेशन भी वही करेगा, ईटिंग भी वही करेगा, सारे सेल वही करेगा, एक ही सेल सारे काम करेगा। यस पर सर। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो सभी अलग अलग सेल अलग अलग काम करेंगे। तो जो ईटिंग का काम अलग सेल का है, डाइजेशन का काम अलग सेल का है, एक्सडक्शन का काम अलग सेल का है, रिप्रोडक्शन का काम अलग सेल का है। तो स्पेशलाइज सेल है, हर सेल को अपना अलग अलग काम दिया हुआ। ओके सर। यस सर। आगे चलते हैं। सेल की शेप, अब सेल की शेप किस किस तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह के शेप हो सकते हैं सेल के। सेल्स आर ऑफ वेरिएबल शेप एंड साइजेस, सेल की शेप भी अलग अलग तरह की हो सकती है, सेल के साइज भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल that varies is according to their function and position। तो उसकी शेप और साइज क्यों अलग अलग होती है, क्योंकि सभी सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है और सभी सेल्स का पोजीशन अलग अलग होती है। अब जो सेल्स हैं, जो स्किन के सेल्स हैं वो हर पूरी बॉडी में, चीक सेल्स कहाँ पे होते हैं हमारी, गालों में। तो क्या वो लेग्स में हो सकते हैं, नो सर। नो सर। नहीं हो सकते। क्या वो हैंड्स में हो सकते हैं, चीक सेल्स नहीं हो सकते, है ना। तो हर एक सेल की पोजीशन भी अलग है, हर एक सेल का फंक्शन भी अलग है, इसीलिए उनकी शेप और साइज भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल बट दे मे बी एलोंगेटेड आल्सो। ज्यादातर सेल्स क्या होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं, बट काफी सारे सेल्स एलोंगेटेड शेप के भी हो सकते हैं। एलोंगेटेड मीन जैसे ये शेप, स्फेरिकल जैसे ये शेप, इसको हम स्फेरिकल कंसीडर करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, एलोंगेटेड, यानी ऐसी शेप, ये एलोंगेटेड शेप, ठीक है। सेल्स ब्रांच भी हो Yes, सकते हैं, आगे ब्रांचेस बनी हो सकती हैं, डिस्कॉइडल भी हो सकते हैं, आगे कॉइल्स बनी हो सकती हैं, स्पिंडल शेप के भी हो सकते हैं, आगे स्पिंडल बनी हो सकती हैं, जैसे मसल सेल्स। सभी के एग्जांपल दिए साथ साथ, ये देखो ध्यान से। एलोंगेटेड कौन से होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। ब्रांच कौन से होते हैं, पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। डिस्कॉइडल कौन से होते हैं, आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। स्पिंडल शेप किसकी होती है, मसल सेल्स की होती है। तो ये सारे अलग अलग सेल्स हैं, और नीचे शेप्स भी दी हुई है, ये देखो ध्यान से। ये कौन से सेल है, मसल सेल्स, शेप कौन सी है, स्पिंडल शेप। ये कौन से सेल्स हैं, आरबीसी, आरबीसी। शेप कौन सी है, स्फेरिकल। ये कौन से सेल है, मसल सेल्स, शेप कौन सी है, एलोंगेटेड। ये कौन से सेल है, नर्व सेल। ये तो आपने किया हुआ है पहले भी डायग्राम सेल का, यस सर, है ना। तो ये क्या है, ब्रांच है, आगे ब्रांचेस होती हैं, पता हुआ ना ये। यस सर। ऐसे अलग अलग सेल्स है, बहुत तरह के सेल्स है, बोन सेल्स है, इसकी भी आगे ब्रांचेस होती हैं। बहुत तरह के सेल्स है हमारे पास, और उनकी अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज है, अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग फंक्शन है। क्लियर है। यस सर। अब सेल का साइज कितना कितना साइज हो सकता है उसके बारे में बता रहे हैं। सेल का साइज ऑफ अ सेल इज वेरिएबल एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शन। अभी हमने ऊपर भी किया, अलग अलग तरह का साइज हो सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पोजीशन और फंक्शन क्या है, अलग अलग है। सम आर माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर विजिबल विद द नेकेड आई। कुछ बहुत छोटे साइज के होते हैं कि उनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते, और कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। जैसे द साइज में वेरी फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। अब क्या आप 18 सेंटीमीटर का अगर साइज है उसको देख सकते हो, यस सर, देख सकते हैं, है ना। तो 18 सेंटीमीटर बहुत बड़ा होगा, तो ये तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, पर 0.2 माइक्रोमीटर वाला हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। नहीं देख इसका सकते। मतलब हमारे पास क्या होती है, सेल्स की अलग अलग तरह की रेंज हो। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले पॉइंट में बताया, साइज ऑफ अ टिपिकल सेल इन अ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम 2 to 120 माइक्रोमीटर। ये बेटा ऑडियो किसका होना है, बंद कर लीजिए प्लीज, पीछे से आवाज आ रही है। टिपिकल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल की रेंज क्या होती है, 2 माइक्रोमीटर से 120 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल की रेंज इतनी होती है, 2 माइक्रोमीटर वाला भी हो सकता है, 120 माइक्रोमीटर वाला भी हो सकता है, अलग अलग। जो लार्जेस्ट सेल होता है
वो कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग होता है। ऑस्ट्रिच देखा सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. उसका जो अंडा होता है वो अंडा भी एक सेल होता है। उसका साइज Yes, sir. सबसे ज्यादा होता है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 13 सेंटीमीटर वाइड होता है और 1.4 kg का होता है। तो उसको क्या आप नेकेड आई से देख सकते हो? Yes, sir. तो वो सेल क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। लॉन्गेस्ट सेल कौन सा होता है? नर्व सेल होता है। कितना लॉन्ग होता है? अप टू 1 मीटर लॉन्ग होता है। 1 meter. तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है तो क्या लिखोगे? Nerve cell. नर्वस सेल। Nerve cell. लार्जेस्ट sir, ostrich egg. ऑस्ट्रिच एग। Ostrich egg, sorry. कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग। अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट कौन सा होता है तो आपने लिखना नर्व सेल। Nerve cell. नर्वस सेल। ठीक है, समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर आपसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, उसका नाम है PPLOs या फिर माइकोप्लाज्मा बोल सकते हो आप। ये भी आपने याद रखना। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच एग और सबसे लंबा नर्व सेल। नर्व सेल। ठीक है, सभी को याद रख लोगे ये तीनों चीजें? छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा ऑस्ट्रिच, सबसे लंबा नर्व सेल। आगे कर लेते हैं। सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? देयर इज एन अकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स as they all got certain specific components called cell organelles. यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, उसमें लेबर की डिवीजन कर रखी होती है, यानी काम अलग अलग सेल्स को डिवाइड कर रखा होता है। कैसे? उनके अलग अलग कंपोनेंट्स के कारण, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। यानी सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक का एक पर्टिकुलर काम होता है। तो बेसिक कंपोनेंट सेल के क्या होते हैं? 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होता है? न्यूक्लियस। तीसरा क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एक ही बात है। यानी सेल मेम्ब्रेन बोल लो, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं सेल के। कौन कौन से होते हैं? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में पढ़ना। ये होते क्या हैं, कहाँ पे होते हैं, क्या कुछ काम होता है इनका, वो सब कुछ हमने पढ़ना। इन तीनों के बेस पे आपको एक क्वेश्चन कम से कम पक्का है, पक्का 101%। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन मैंने क्या बताया था? मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? वॉल। एवरेज। लेयर। सिंपल लैंग्वेज में मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन मींस अगर कोई भी सेल है तो उसके आसपास जो लेयर होगी, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। आसपास जो लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल की मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल मींस, ये वर्ड पहले भी सुना होगा आपने। नो सर। सेलेक्टिवली परमिएबल मींस, जो नेचर। सेलेक्टिवली परमिएबल मींस वो मेम्ब्रेन, वो लेयर जो अपने में से कुछ चीजों को अपने अंदर एंटर होने देती है और कुछ चीजों को बाहर जाने देती है। यानी ना तो सब चीजों को अंदर जाने देती है अपने, ना ही सब चीजों को अपने बाहर जाने देती है। तो सिलेक्टेड चीजों को अपने अंदर जाने देती है और सिलेक्टेड चीजों को अपने बाहर जाने देती है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मीन जो अंदर या बाहर जा सके। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर से। मींस इट अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ सेल। ठीक है ना, कि वो अलाउ करता है कुछ मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने के लिए और सेल के बाहर आने के लिए। पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। सेकंड पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन का दो और नाम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। लेमा भी लेयर बाउंड्री होती है किसी चीज की। थर्ड पॉइंट, इट इज अ लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विद सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सेल के अंदर जो मेजर पार्ट होता है ना, वो क्या होता है?
साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो मेजोरिटी पार्ट होता है वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? साइटोप्लाज्म को सेल के बाहर जो भी चीजें होती है उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है, सेपरेट करती है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? साइटोप्लाज्म को सेल के बाहर जो चीजें होती है उनसे क्या करती है? सेपरेट करती है, सेपरेट अलग करती है। जैसे हमारे घरों में अलग अलग कमरे होते हैं, तो एक कमरों की वॉल्स होती है, तो वॉल्स क्या करती हैं? एक कमरे को दूसरे कमरे से सेपरेट करती हैं। ऐसे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि वो लेयर जो सेल के अंदर वाली चीजों को सेल के बाहर वाली चीजों से सेपरेट करती है, प्रोटेक्ट और सेपरेट भी अलग करती है। राइट? थर्ड पॉइंट क्लियर है? यस सर। पॉइंट, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल पॉइंट है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। यस सर। फिफ्थ पॉइंट, it is outermost covering of the cell in case of animals and lies below the cell wall in case of plants. अब जो सेल प्लांट सेल्स होते हैं उनमें दो तरह की लेयर होती है। एक को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एक को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। पर एनिमल जो होते हैं ना उनमें सिर्फ एक ही लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की। आपने देखा होगा प्लांट्स की बॉडी जो स्टेम होता है बहुत सख्त होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। क्या एनिमल्स के या ह्यूमंस की बॉडी भी इतनी सख्त होती है? नो सर। वो सख्त क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या होती है? सेल वॉल। ठीक है, पर एनिमल्स में सिर्फ क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन ही होती है। तो इस वही पॉइंट लिखा है, इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सेल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो सेल वॉल्स इन केस ऑफ प्लांट्स। यानी प्लांट्स में सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। सेल वॉल के अंदर क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है, और फिर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? सेल की सारी चीजें होती है, ऑर्गेनल्स होते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, as per the liquid model of plasma membrane, it is made up of proteins and lipids, where proteins are sandwiched between bilayer of lipids. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? बेसिकली याद रख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन्स और लिपिड्स की। किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, तो अगर पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है? प्रोटीन्स और लिपिड्स। नेक्स्ट, सिंगर एंड निकलसन गेव द, इसकी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट कर सकते हो आप, इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। फ्लेक्सिबल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फोल्ड भी हो सकती है, ब्रेक भी हो सकती है और दोबारा जुड़ भी सकती है। जैसे हमारी स्किन है, अगर कट जाए कहीं से वो दोबारा जुड़ जाती है ना। यस सर। यानी ब्रेक भी हो सकती है, कट भी सकती है, जुड़ भी सकती है, फोल्ड भी हो सकती है। हम खींच सकते हैं स्किन को अपनी थोड़ी थोड़ी। यस सर। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है, फोल्डेबल होती है। राइट? यस सर। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में सब कुछ समझ गए? ये डायग्राम नहीं करना। यस सर। आपके लिए अब क्या है? फंक्शन क्या है इसका? काम क्या है? फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ऊपर हमने एक पॉइंट किया, एक वर्ड किया, सेमी परमिएबल। क्या मतलब बताया उसका मैंने? सर जी, जो अपने अंदर और बाहर कुछ चीजों को जन्म देती है। हाँ, तो वही काम लिखा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने के लिए और बाहर जाने के लिए सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल के अंदर वाली चीजों को बाहर से सेपरेट करके रखती है, अलग कॉम्पोजिशन बना के रखती है सेल की। ये नहीं है कि सेल के अंदर वाली चीजें बाहर आके मिक्स हो जाएंगी कहीं से, या सेल के बाहर वाली चीजें सारी अंदर चली जाएंगी, ऐसे नहीं है। उनको सेपरेट करके डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशन बना के रखने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का है। राइट? यस सर। एक मिनट रुको। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
हमने पहले चैप्टर में इन दो चीजों के बारे में पढ़ा था, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। याद है किसी को? इन दोनों चीजों के बारे में कोई बता सकता है? डिफ्यूजन क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है? कोई भी एक स्टूडेंट बता सके? नहीं पता? यस नो तो बोलो। नो सर। नो सर। सुन लो, समझ लो। डिफ्यूजन क्या होती है, पहले डिफ्यूजन के बारे में समझा रहा हूँ। ये डायग्राम समझिए, ये डायग्राम देख के सब कुछ पता लगता है। अब ये एक मान लो कोई रूम है, उसके एक तरफ सारे बच्चे बैठे हो, आप उसके एक तरफ आप सारे बच्चे बैठे हो, ठीक है, ये आप यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हो, तो यानी यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन क्या ज्यादा है, यस सर। और दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेशन क्या लो है। तो डिफ्यूजन क्या होती है, वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। इज दैट क्लियर? ऑस्मोसिस में भी यही होता है। ऑस्मोसिस में भी पार्टिकल्स क्या करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही मूव करते हैं, बट वो मूवमेंट जब करते हैं ना, तो उस रास्ते में क्या आती है, एक मेम्ब्रेन आती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं, बट एक मेम्ब्रेन को के थ्रू, अगर तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोल देंगे। अगर वो वैसे ही जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में हो सकती है। ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड्स में ही होती है जनरली। यस सर। लिखा भी हुआ है डिफ्यूजन के बारे में, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इन्वॉल्व। यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल मूव तो करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यहां से यहां जाएंगे, बट उसके अंदर कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती, बीच में कोई लेयर नहीं। इसमें डिफ्यूजन में, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट मूव, सोल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करते। और मूवमेंट किसके थ्रू होती है, मूवमेंट इज थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमेशा बीच में एक लेयर होती है जिसके थ्रू मूवमेंट हो पाती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ऑस्मोसिस के एक एग्जांपल बताई थी, याद है किसी को, किशमिश वाली, किशमिश की एग्जांपल। यस सर। क्या एग्जांपल बताई थी, बताओ क्या एग्जांपल बताई थी किशमिश की मैंने? उसको काट के इधर माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखता है सर। नहीं, वो नहीं, वो तो प्लाज्मा का बताया था, अंगूर का बताया था। किशमिश के एग्जांपल क्या बताई थी, किशमिश को हम रात को भिगो के रखते हैं पानी में और सुबह तक वो फूल जाती है। यस सर। तो क्यों है, अगर कटोरी में पानी में रख दोगे, 1 मिनट होल्ड करो बेटा, 1 मिनट वेट करो। बेटा सभी स्टूडेंट 2-3 मिनट वेट करेंगे, कोई आया घर पे, 2-3 मिनट वेट करो बेटा।